So word problems of miscellaneous, eighth question. अ कारपेंटर, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना कोई ऐसा टफ वफ नहीं रहता, बस थोड़ा सा बड़ा रहता है। और वैसे भी इसमें तो टेबल दे दिया तो और आसान हो जाता अपना काम। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं रहती। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा तुमको, बड़ा है तो अपन पढ़ लेते। क्या बोल रहा हो? कारपेंटर मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स। दो चीज़ें बनाता कारपेंटर, चेयर्स बनाता और टेबल बनाता, और उसको प्रॉफिट मिलता है ना। प्रॉफिट्स आर ₹140 पर चेयर एंड 210 पर चेयर। मतलब 140 प्रॉफिट होता उसको काय पे, चेयर पे हो जाता, और 210 हो जाता टेबल पे। ठीक है, उसको प्रॉफिट समझो। अगर मैं वैसे अभी रफ में लिखूँ, प्रॉफिट उसको चेयर पे हो रहा है, चेयर पे कितना हो रहा है 140, और उसको टेबल पे हो रहा है, टेबल पे हो रहा है 210। ठीक है, अब बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन्स। अब 3 मशीन्स पे प्रोसेसिंग हो रही, इसके पहले भी देखते थे अपन 2 मशीन पे प्रोसेसिंग हो रही। ठीक है, या 3 मशीन पे प्रोसेसिंग हो रही, ऐसा अपन ने देख चुके हैं। अब कौन कौन सी 3 मशीन्स पे प्रोसेसिंग हो रही, वो है असेंबलिंग, ये जो टेबल में भी दिया है, असेंबलिंग, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। असेंबलिंग, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। असेंबलिंग हो रही, फिनिशिंग हो रही, पॉलिशिंग हो रही, इधर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब वो हर एक जो टेबल है तुम्हारा, वो असेंबलिंग से गुजरेगा, फिनिशिंग से गुजरेगा, आखिरी में पॉलिश होगी उसकी। वैसे ही चेयर और टेबल दोनों गुजरेंगे ये तीनों प्रोसेस से। और टाइम रिक्वायर्ड दिया हुआ है कि असेंबलिंग को चेयर को कितने लगते हैं, ये टेबल में फॉलो करो बोल रहा हो बाकी डेटा के। वो बोल रहा है असेंबलिंग के लिए 3 घंटे लगते, चेयर को फिनिशिंग के लिए 5 घंटे लगते, और 2 घंटे लगते पॉलिशिंग के लिए। वैसे टेबल को लगते 3 घंटे असेंबलिंग के लिए, 2 घंटे फिनिशिंग के लिए, 6 घंटे पॉलिशिंग के लिए। और ये है अपना कंस्ट्रेन, मतलब इतने आज ही अपने पास है मैक्सिमम अवेलेबल टाइम इन आर असेंबलिंग के। टोटल आज तुम्हारी फैक्ट्री में सिर्फ तुमको मिलेंगे 36 आवर्स, और फिनिशिंग के मिलेंगे 50 घंटे। इतने घंटे काम हो सकता है फिनिशिंग पे तुम्हारी फैक्ट्री में, और पॉलिशिंग पे 60 घंटे काम हो सकता। तो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम तुम्हारे पास ये कॉलम में दिया हुआ है। तो अपने को बोला फॉर्मुलेट द एंड सॉल्व द एलपीवी। अपने को देखो फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी इसकी, इसमें फॉर्मुलेट करना रहता था। सेकेंड एक्सरसाइज में फॉर्मुलेट करके दिया हुआ रहता था, ग्राफ बनाते थे। इसमें दोनों करना पड़ेगा, फॉर्म आयता दिया हुआ नहीं है फॉर्मुलेट करके, तो अपने को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और ग्राफ बना के सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो फॉर्मुलेट एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो अपने को ग्राफिकल मेथड लगा के ये एलपीपी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते अपन फॉर्मुलेट। जैसे फॉर्मुलेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपन फॉर्मुलेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा पूरे कंस्ट्रेंट्स के साथ। ठीक है, तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा, जेड भी आ जाएगा, कंस्ट्रेंट्स भी आ जाएंगे, तो अपन सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, वही यहाँ पर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमाइज के लिए उसने देना था प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट दिया है क्या? एक मिनट, शायद उसने क्वेश्चन में मिस किया है। कार्बन मिक्स चेयर वो प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर ईच और मिक्स फॉर्मुलेट। यहाँ पर उसने देना था मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमाइज प्रॉफिट उसने नहीं दिया। ठीक है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं दिया, उसने देना था मैक्सिमाइज द प्रॉफिट करके, लेकिन उसने मैक्सिमाइज द प्रॉफिट नहीं दिया। मेरे को कैसे पता चला मैक्सिमाइज प्रॉफिट देना था? क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने दिया है कि प्रॉफिट हो रहा इतना पर चेयर पे और 210 हो रहा पर टेबल पे प्रॉफिट, तो डेफिनेटली प्रॉफिट का गिवन डेटा है तो प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना था। तो उसने यहाँ फॉर्मुलेट एलपीपी देना था और मैक्सिमाइज एंड सॉल्व द एलपीपी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऐसा देना था। तो थोड़ा सा मिस कर दिया उन्होंने लाइन। तो ये एक प्रॉब्लम में अपने को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, लिख लो, क्वेश्चन में ही देगा वो, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। अगर नहीं भी दिया तो इससे समझ सकते अपन, लेकिन ऐसा नहीं रहता, अधूरा क्वेश्चन ही देगा वो। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते। तो सबसे पहले तो अगर टेबल अपने पास नहीं बना हुआ है तो बना लेंगे आंसर अपना कहते हैं अपने आंसर में। बना कंपलसरी नहीं रहता टेबल, लेकिन अगर बना लिए तो ज़्यादा अच्छा पड़ता, अच्छा दिखता थोड़ा अपना सोल्यूशन, अगर अपन ने टेबल बना लिया तो। लेकिन इतना कंपलसरी नहीं है कि टेबल बिल्कुल ज़रूरी है करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अपने आंसर में ये टेबल कॉपी होगा, ये जो टेबल है ना ये कॉपी होगा।
ठीक है, ये अपने सोल्यूशन में भी आएगा ये टेबल। तो मैं सोल्यूशन में भी इसलिए कॉपी करके रख दिया यहाँ, ताकि तुमको पता चल जाए कि ये टेबल अपने सोल्यूशन में भी आने वाला है, करके कॉपी करके रख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो अपना z फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉफिट वाला फंक्शन रहेगा। ठीक है, अब 140 प्रॉफिट कैसा मिलेगा, प्रॉफिट कुछ चेयर पे आएगा, प्रॉफिट जो है तुम्हारा वो कुछ चेयर पे आएगा, और कुछ प्रॉफिट जो है तुम्हारा काय पे आएगा, कुछ प्रॉफिट काय पे आएगा तुम्हारा, कुछ प्रॉफिट आएगा तुम्हारा इस पे, टेबल पे, है ना, बोलो ना। कुछ प्रॉफिट आएगा तुम्हारा टेबल पे और कुछ आएगा चेयर पे, दो ही तो प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, तो दो प्रोडक्ट में ही तो कमाएंगे ना तुम, तीसरा प्रोडक्ट तो है नहीं तुम्हारे पास, तो कैसे कमाओगे। तो लेकिन मेरे को मालूम है कि कितनी चेयर मार्केट में मैंने प्रोड्यूस किया और बेचूंगा नहीं, तो उसको एक्स ले लेता। और तुमको मालूम है कि कितनी प्रॉफिट तो 210 हो रहा टेबल पे, लेकिन कितने टेबल मार्केट में बेचूंगा या प्रोड्यूस किया ये नहीं मालूम, तो उसको वाई ले लेता हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले लिख देना लेट लेट let x chairs and y tables are manufactured या made by the carpenter, है ना। ये मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ, मेड बाय द कारपेंटर समझ जाओ, आगे लिख लेना मेड बाय द कारपेंटर। उसके बाद अब ये तो x ले लिया चेयर्स, y ले लिया टेबल्स, ठीक है, और ले लो कि लेट z तुम्हारा z be the profit function, let z be the profit function। प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना है ना, तो प्रॉफिट z प्रॉफिट फंक्शन रहेगा, और वही उसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। लेट z बी द प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, या लेट z बी द प्रॉफिट भी लिखे तो यहाँ तक के चलता। ठीक है, लेट z बी द प्रॉफिट फंक्शन। तो अपना z क्या हो जाएगा, अपना z क्या हो जाएगा, देयरफॉर z z ऐसा भी लिख सकते हैं स्मॉल में, या एक मिनट, या ऐसा भी लिख सकते तुम्हारी मर्जी, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। प्रॉफिट फंक्शन है ना, काय काय पे प्रॉफिट कमा रहे, चेयर पे, तो चेयर इतनी बनाया x, और काय पे प्रॉफिट कमा रहे, टेबल पे, तो टेबल y बनाया, है ना। लेकिन एक चेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा, 140, तो x चेयर पे कितना होगा, 140x। एक टेबल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 210, तो y टेबल पे कितना होगा, 210 इंटू वाई। ये आ गया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना, प्रॉफिट फंक्शन, जो कि प्रॉफिट फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब कंस्ट्रेन बनाने की बारी आई। कंस्ट्रेन क्या बनेंगे, ये जो टेबल बना है उसी में से कंस्ट्रेन बनेंगे अपने, लिमिटेशंस क्या क्या है अपनी, है ना। तो यहाँ पर लिख लेना अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। ठीक है, यहाँ लिख सकते तुम फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल, अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल, क्योंकि टेबल से ही मैं पूरे कंस्ट्रेंट उठाना है मेरे को, और वो टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल द कंस्ट्रेंट्स आर द कंस्ट्रेंट्स आर, क्या कंस्ट्रेंट्स है, सबसे पहले तो ये देख लो, असेंबलिंग में क्या कंस्ट्रेंट्स आ रहे, फिनिशिंग पॉलिशिंग, ये तीन कंस्ट्रेंट्स है ना। तो असेंबलिंग में क्या कंस्ट्रेंट्स आ रहे, और टेबल में क्या कंस्ट्रेंट्स आ रहे। तो असेंबलिंग का पहले देख लेते हैं। असेंबलिंग के 36 ही घंटे अवेलेबल है, और 36 जो घंटे अवेलेबल है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम है करके क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 36, लेस देन इक्वल टू 36, मैक्सिमम अवेलेबल है, इससे ऊपर नहीं जा सकते करके लेस देन इक्वल टू 36 घंटे या उससे नीचे काम होगा, उसके ऊपर काम नहीं होगा, अवेलेबल ही नहीं है। और एक चेयर को कितना एक्स ले लिया ना अपन ने, चेयर को क्या ले लिया एक्स,
अच्छा पहले से एक्स और वाई दिया हुआ था यहाँ, तो दूसरा वेरिएबल मत चूज करना, एक्स और वाई लेना, तो अपन ने एक्स और वाई लिए वैसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3y, पूरा टेबल में से कॉपी। 3x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 36। उसके बाद फिनिशिंग का 5x प्लस, देखो बस वैसे ही बनाते चले गए, 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 36, सॉरी 50 है, 50। ठीक है, उसके बाद क्या आखिरी बचा ना, बताओ ना पट से तुम लोग। उसके बाद आखिरी क्या बचा, 2x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, ये अपने हो गए तीन कंस्ट्रेन, ये अपने हो गए तीन कंस्ट्रेन। और कोई कंस्ट्रेन है क्या, और कोई कंस्ट्रेन है क्या, जल्दी बताओ, और कोई कंस्ट्रेन रहेगा क्या, बोलो, और कोई रहेगा क्या कंस्ट्रेन? अरे एक कंस्ट्रेन रहेगा ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एज नंबर ऑफ चेयर। और तुम्हारा टेबल प्रोडक्शन नेगेटिव तो नहीं हो सकता, जीरो हो सकता, एज नंबर ऑफ चेयर्स और टेबल reduced cannot be नेगेटिव, है ना, कैनॉट बी नेगेटिव। सर जीरो कैसे हो सकता है? अगर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, जीरो। सर पर यहाँ पर दिया है ना 140 पर चेयर और 210 पर चेयर, मतलब उसने उन्होंने प्रोडक्शन किया इसलिए तो पता चला ना सर। वो अगर प्रोड्यूस करते हैं तो इतना खर्चा आता है ना, अगर प्रोड्यूस सर करते। प्रॉफिट दिया है ना यहाँ पर। हाँ तो प्रॉफिट दिया है तो इतना प्रोड्यूस करेंगे, मतलब अगर कोई चेयर बेचते हैं मार्केट में ले आके प्रोड्यूस करके, तो एस्टिमेट भी तो लगा सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना प्रोड्यूस किया उनने, एस्टिमेट भी लगाया जा सकता है ना कि भैया मैं इतने में, अगर सपोज ये चल प्रोडक्शन का नहीं होता प्रॉब्लम, ये कुछ और होता तो मैंने इतने में खरीदा इतने में बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट इतना होगा। या कारपेंटर ने अगर हिसाब लगाया मेरे को मटेरियल इतना लगेगा, ठीक है, मटेरियल इतना इतना कॉस्ट है, इतना वो है अपना कहते हैं जो भी उसमें खर्चे आते हैं इतना लगेगा, फिर मार्केट में मैं ट्रांसपोर्टेशन लेके जाऊंगा तो इतना लगेगा, ठीक है, तो उसके बाद मेरे को इतना प्रॉफिट आएगा, तो एस्टिमेशन भी तो हो सकता ना, जरूरी थोड़ी ना उसने प्रोड्यूस किया ही किया, फिर किया ही किया तो कितना प्रोड्यूस किया अपने को मालूम थोड़ी ना, उसने प्रोड्यूस करेगा तो तो ऐसा, अगर हो सकता है उसको लॉस हो रहा है इसमें 210 में उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, अगर ये 140 के बजाय कुछ और होता, 5-10 होता, देखो ये क्या है एक्चुअल में कितना, तुम देखो इसमें क्या रहते हैं, दो वेरिएबल्स है एक्स वाई, और दो वेरिएबल्स कौन से, चेयर और टेबल के, वैसे ही ये वेरी करते, चेयर और टेबल की जगह कुछ और प्रोडक्ट रहता अपना, तो अपन एक्चुअल निकालते क्या, अपन ये निकालते कि तुम्हारे पास अगर दो प्रोडक्ट है तो कौन तुम्हारे जो लिमिटेशंस में, ये सब जो लिमिटेशंस है नंबर ऑफ आवर्स एंड ऑल, और जो भी पर प्रॉफिट जाता है तुम्हारा पर प्रोडक्ट, वो लिमिटेशंस में तुम्हारा ये जो प्रॉफिट है मैक्सिमम कब आएगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा ये जो एक प्रोडक्ट है उससे तुमको कुछ भी उसी के वजह से तुम्हारा प्रॉफिट कम आ रहा, ऐसा हो सकता है। अगर तुम ये प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम कर दो, ये प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम कर दो, ये प्रोडक्ट को बढ़ा दो, है ना, तो तुम्हारे को ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ पर ये जीरो भी हो सकता एक प्रोडक्ट का, जरूरी नहीं है कि कुछ रहेगा हो, ठीक है, ऐसा तो हो सकता है ना कि मैंने दिल हुआ नहीं बना रखा, लेकिन नेगेटिव प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता ना, नेगेटिव प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए एक्स और वाई जो वेरिएबल है वर्ड प्रॉब्लम में और पीछे भी अपन ने, वो हमेशा नेगेटिव नहीं है अपन ने बोले, मतलब नॉन नेगेटिव हो, जीरो हो सकता, वो जीरो वैल्यू ले सकता है एक्स या वाई, दोनों में से कोई भी, ठीक है, इसलिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखते हैं और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखते हैं, समझा, कोई डाउट? पूरा कॉन्स्ट्रेंट्स का काम हो गया, ऑब्जेक्टिव का भी काम हो गया, ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है, इसमें बहुत लंबा करना रहता तो इसमें ये काफ़ी लंबा जाता ना, फॉर्मुलेट करो फिर ग्राफ भी बनाओ, ठीक है,
तो उसके बाद ये मेरे को मेरा लगभग फॉर्मुलेशन हो गया। बस इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से थोड़ा लिखना पड़ेगा। अच्छे से बोले तो ये तो पूरा अच्छे से लिखे मैंने, लेकिन वो जैसे क्वेश्चन में लिखते थे ना, ये पूरा एक्स और वाई लेते थे, फॉर्मुलेट के जो क्वेश्चन आते थे, उसके बाद इसको समरी बना के लिख लेते थे। तो वही समरी बना के अपन लिख लेंगे, वही समरी बना के अपन लिख लेंगे ऐसा। देयरफॉर द गिवन एलपीपी, द गिवन एलपीपी can be formulated, can be formulated, कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, क्या लिखते थे, कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, जो भी तुम्हारा जेड है वो डालते थे, है ना। तो जेड क्या आ गया तुम्हारा, जेड इज इक्वल टू 140x, है ना। जेड इज इक्वल टू 140x प्लस 210y, 210y, ठीक है। ये z होता था। फिर क्या लिखते थे, सब नेक्स्ट लाइन में सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन ऐसा लिखते थे। क्या लिखते थे अपन, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन, तो वही लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन, और ये यहाँ द एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, z के पहले क्या मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है वो लिखते थे, तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, और जो भी तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स है वो फिर लिख सकते हो। क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है तुम्हारे, ये अब भी बनाए ना, क्या क्या है, 3x प्लस 3y, 3x। एक काम करता है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स पीछे लिखता है क्योंकि अपने को इसका ग्राफ भी बनाना है ना, तो नेक्स्ट पेज में लिखता है, खिचड़ी भी बन जाएंगी। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के बाद अपने पूरे कंस्ट्रेंट्स आएंगे, है ना। तो क्या क्या कंस्ट्रेंट्स थे अपने, एक मिनट, 3x, 3x प्लस प्लस क्या है, 3y था, है ना, लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 35 लेस देन इक्वल टू 50। 2y लेस देन इक्वल टू 50। उसके बाद 2x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 60, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अगर सिर्फ फॉर्मुलेट करने बोला होता, अगर सिर्फ फॉर्मुलेट करने बोला होता तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो गया होता। अगर सिर्फ फॉर्मुलेट करने बोला होता तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो गया होता ये पूरा करके। लेकिन यहाँ फॉर्मुलेट के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर फॉर्मुलेट के साथ साथ उसने बोला है, फॉर्मुलेट के साथ साथ उसने बोला है सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व यूजिंग ग्राफिकल मेथड या सॉल्व ग्राफिकली। तो मेरे को अब सेकेंड एक्सरसाइज जैसे होती थी स्टार्ट, पूरा सेकेंड एक्सरसाइज का सब कुछ लिखते थे वो पूरा यहाँ करना पड़ेगा। सेकेंड एक्सरसाइज में जो जो करते थे मेरे को पूरा वो यहाँ करना पड़ेगा। थोड़ा लंबा हो जा रहा है प्रॉब्लम, लेकिन पहला प्रॉब्लम है तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहला वर्ड प्रॉब्लम है तो पूरा जैसा सेकेंड एक्सरसाइज में करते थे, ये कंस्ट्रेंट जो दिए हुए है, ये कंस्ट्रेंट जो दिए हुए है उसके लिए, ये कंस्ट्रेंट्स के लिए पूरा ग्राफ जैसा बनाते थे वही पूरा प्रोसीजर अब फॉलो होगा ग्राफिकली, ठीक है। तो चलो करते वो प्रोसीजर। उसमें क्या क्या रहता था अपना, उसमें रहता था इन इक्वेशन लिख लेते थे, फिर उसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लेते थे, फिर लाइन ड्रॉ करते थे, देखते थे ओरिजिन, फिर सोल्यूशन देखते थे ओरिजिन साइड आ रहा है कि नॉन ओरिजिन साइड आ रहा है शेडेड रीजन उसका। तो ठीक है, उसका पूरा टेबल बना के, पहला प्रॉब्लम है तो पूरा टेबल बना के सब कुछ करके देखते हैं अपन, ठीक है। तो अगर टेबल बनाया उसका मैंने, तो मेरे को इन इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, इधर ही बनाता हूँ टेबल, किसी जगह में नहीं आएगा। तो यहाँ समझो टेबल बना रहा हूँ मैं,
तो इन इक्वेशन, उसके बाद टेबल। ठीक है, तो अब टेबल बना के देखते हैं अपन। टेबल में क्या क्या रहेगा अपना, टेबल में इन इक्वेशन रहेंगी, तो इन इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इन इक्वेशन, है ना। उसके बाद क्या आएगा, इक्वेशन। उसके बाद क्या आएगा, मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। फिर तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट, फिर तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट, है ना। फिर तुम्हारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। फिर उसके बाद रीजन, कहाँ पर ओरिजिन साइड आ रहा कि नॉन ओरिजिन साइड आ रहा, ओरिजिन साइड आ रहा कि नॉन ओरिजिन साइड आ रहा, वो बताने के लिए, है ना। तो ठीक है, पहले सबसे पहले इक्वेशन क्या है अपनी, सबसे पहले सॉरी इन इक्वेशन क्या है सबसे पहले। तो थोड़ा इक्वेशन को बहुत छोटा बना दिया मैंने, लेकिन देखते हैं, है ना। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इन इक्वेशन है 3x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 36। इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या रहेंगी, पूरा वही लिखो, 3x प्लस 3y, लेकिन क्या डाल दो, इज इक्वल टू 36। उसके बाद x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू डालो, x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, अब मैं फास्ट कैलकुलेशन करूंगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू गई, ये 0 हो गया, 36 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 12। तो मेरा पॉइंट्स क्या आ गए, 0, 12। ऐसी मैंने y की वैल्यू 0 डाला तो अगेन 12 आ गया, है ना। फिर 3x प्लस 3y था, 3x प्लस 3y था, तो मेरा पॉइंट्स क्या आ गया, 12, 0, 12, 0। तो ये पहला हो गया अपना। अभी अपने को पता नहीं है कि ये ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है, वो ग्राफ पे जाएंगे अपन तो बना लेंगे। खैर इधर से भी कर सकते तुम, इन इक्वालिटी को में क्या करो, 0, 0 डाल दो। सॉरी इन इक्वेशन में क्या करो, एक्स की वैल्यू 0 डालो और वाई की वैल्यू 0 डालो, तो 0, 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 36। तो ये ट्रू हो गया, और लेस देन इक्वल टू रहा और यहाँ पॉजिटिव रहा, तो वैसे भी क्या होता है, ओरिजिन साइड ही होता, तो ये आ जाएगा ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। इसका सोल्यूशन या रीजन का आएगा, शेडेड रीजन ओरिजिन साइड आएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 50। फिर ये इसको 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। उसके बाद 0 डाला, x की वैल्यू 0 डाला तो y की वैल्यू 25 आ गई, y की वैल्यू 0 डाला तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो 0, 25, 10, 0, ये आ गए मेरे दूसरे पॉइंट्स। बराबर है कि कुछ इसमें 50 बराबर दिया ना, देख लो अच्छे से। 5x प्लस 2y, है ना, बराबर है ना, 0 और y की वैल्यू 25, फिर 0 डालो तो y की x की वैल्यू 10। ओके सही है, तो ये आ जाएगा। हाँ, इसका ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है, ये भी लेस देन है तो ओरिजिन साइड ही आएगा। ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन साइड ये भी। उसके बाद अगले पे जाते, अगला क्या है, ये जो इन इक्वेशन है 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y, है ना, इज लेस देन इक्वल टू 60। और यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 60, इज इक्वल टू 60 लिख देंगे। उसके बाद देखते, यहाँ पर 0 डाला, x की वैल्यू 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 10। और यहाँ 0 डाला है, y की वैल्यू 0, तो ये कितनी मिल गई, 30। तो 0, 10 और 30, 0, 0, 10, 30, 0। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया अपना, मतलब तीसरे इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए जहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा। अगेन ये ओरिजिन साइड, ये भी कहाँ, अगेन ओरिजिन साइड, ये भी ओरिजिन साइड। ठीक है, तो ये अपना लगभग पूरा, हाँ ये लगभग पूरा अपना पॉइंट्स अपन ने निकाल लिए हैं, पॉइंट्स अपन ने पूरे निकाल लिए हैं। ठीक है,
पूरे जो जो अपने को पॉइंट्स चाहिए जहाँ से अपनी लाइंस जाएंगी रिस्पेक्टिव, वो पूरा निकाल लिए। अब अपन आएंगे ग्राफ पे, है ना, ग्राफ पे आएंगे अपन, तो ग्राफ बना लेते हैं अब। तो ग्राफ बना लेते हैं। एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे सबसे पहले, तो मैं ब्लू से बना रहा हूँ एक्स और वाई एक्सिस। तो ये अपना एक्स और वाई एक्सिस बना लिया अपन ने। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एरो प्रॉपर देना, नेम प्रॉपर लिखना, ठीक है, सब कुछ देखना बराबर। उसके बाद अपना इसको पॉइंट्स एक्स के कहाँ तक की रिक्वायरमेंट है मेरी, एक्स की रिक्वायरमेंट है मेरी 30 तक के, है ना सपोज, हाँ, एक्स की रिक्वायरमेंट 30 तक के है, और वाई की रिक्वायरमेंट भी कहाँ तक के है, लगभग 30 तक के, मतलब 25 तक के वैसे तो, लेकिन लगभग 30 तक के। तो अब मार्किंग्स स्टार्ट करेंगे अपन, मार्किंग्स कर लेते हैं इस पर। तो समझो मार्किंग्स जो है अपनी, स्केल लेते हैं अपन, एक यूनिट पे ग्राफ के स्केल ले लेना तुम 10, ठीक है, 10 यूनिट्स ले लेना। तो ये हो जाएगा अपना पहला, ये हो गया समझो 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40। ठीक है, थोड़ा बड़ा लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो बड़ा ही ले लेते, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा लगा ले लेंगे तो घिचड़ मिचड़ नहीं होंगी यहाँ। 10, 20, 30, 40, ऐसे ही 10, 20, 30, 40। ओके, ये ग्राफ पेपर पे ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। और चलो अब मार्किंग्स करते हैं। पहली जो इक्वेशन है 3x + 3y = 36, उसमें पॉइंट क्या क्या चाहिए, 0, 12। अब क्या होगा, ग्राफ पे जब लोगे ना तुम, ग्राफ पे प्रॉपर आएगा। जैसे कि ग्राफ में तुमने एक जो तुम्हारा यूनिट है वो 10 ले लेंगे, तो यहाँ तक के 10 हो गया। 12 बोले तो 1, 2 ऐसा 12 जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन आएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर स्केल नहीं है ना, प्रॉपर ग्राफ नहीं है। तो अगर मैंने ये पॉइंट्स मार्क किया तो 0, 12, तो ये 0 चला और 12 सपोज यहाँ पर कोई है ना, ये 12 आ गया मेरा। और फिर उसके बाद क्या है, 12, 0, तो समझो यहाँ 12 और 0। ठीक है, अब लाइन खींचना पड़ेगा फर्स्ट वाली। तो ये फर्स्ट वाली लाइन हो गई तुम्हारी, ठीक है। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही, कौन सी लाइन है, 3x + 3y > 36। और इसका ओरिजिन साइड आ रहा था कि नॉन ओरिजिन साइड आना था, ओरिजिन साइड आना था, सबका ओरिजिन साइड है, तीनों लाइन का अपनी ओरिजिन साइड है, ठीक है। तो ये हो गया समझो अपना पहली लाइन। फिर सेकेंड लाइन क्या बोल रहा हूँ, पहली लाइन रेड में ड्रॉ किया हूँ मैंने, ठीक है। अब खिचड़ी ना हो जाए करके यहाँ इक्वेशन नहीं लिख रहा, ठीक है। ये लेकिन लाइन कौन सी है, 3x + 3y = 36 वाली। अब सेकेंड 5x + 2y वाली लाइन, 0, 25, 10, 0। क्या क्या है, 0, 25, 10, 0, 0, 25, तो 0, 25 यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना, 10, 0। फिर क्या था, ये 0, 25 देखो, 10, 0, 10, 0, 10 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इसको ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। थोड़ी सी एक्यूरेट तो लाइन आएंगी नहीं, जैसे ये समझ जाओ, ठीक है। ये आ गई अपनी सेकेंड लाइन। ये कौन सी है, 5x + 2y मतलब = 50, ठीक है। फिर 2x + 6y,
2x प्लस 6y, इसमें क्या चाहिए अपने को, इसमें चाहिए पॉइंट्स 0 10 30 0 0 10, तो 0 10 ये आ गया अपना 10, उसके बाद 0 10 ये, फिर 30 0, फिर ये 30 0 यहाँ पर, इसको मैं ले लेता हूँ वाइट, ठीक है। तो 0 10, देखो एक्यूरेसी नहीं होने की वजह से थोड़ा अजीब आ गई अपनी लाइंस, थोड़ी सी अजीब आ गई, इस तरीके की नहीं आएंगी, थोड़ा सा अलग आएगा। ये इसलिए हुआ कि एक्यूरेसी बराबर नहीं है, एक्यूरेसी बराबर नहीं है, एक मिनट, एक्यूरेसी बराबर नहीं है और मैंने लिया भी बराबर नहीं, क्या लेना था 0 10 30 0, सॉरी लाइन भी तो बराबर नहीं खींचा मैंने, ठीक है। जो लाइन है वो क्या है 0 10, तो ये 10 और 30 0, तो यहाँ से थोड़ी ना आएंगे, यहाँ से आएंगे। तो ये तीसरी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन कौन सी है, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 60 वाली लाइन। तो ऐसा करके तीनों लाइन आ गई अपनी। अब तीनों का ओरिजिन साइड था, तीनों का ओरिजिन साइड था सोल्यूशन, तीनों का ओरिजिन साइड था सोल्यूशन। तो करके सोल्यूशन क्या बनेगा मेरा, सोल्यूशन क्या बनेगा, ये देखो इसका इधर नीचे है ना, इसका और नीचे, और इसका ये नीचे, तो तीनों का कॉमन जो सोल्यूशन साइड बनेगा वो ये बनेगा अपना, ठीक है। ये अपना फिजिबल रीजन बन गया, ये क्या बन गया अपना शेडेड रीजन, फिजिबल रीजन, तीनों का कॉमन पार्ट, तीनों का कॉमन पार्ट, ये अपना फिजिबल रीजन बन गया। दिस इज आवर फिजिबल रीजन। नाउ अब ये जो है फिजिबल रीजन तो बन गया, अब इसके जो पॉइंट्स कौन से होंगे, इसके पॉइंट्स कौन से होंगे जो जो कि अपने को लेना पड़ेगा कॉर्नर पॉइंट मेथड से मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो जेड में डालेंगे अपन कॉर्नर पॉइंट्स, क्या करते हैं अपन, शेडेड रीजन का फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं और उसको उठा के डालते हैं अपन अपने जेड में, ताकि अपने को और मैक्सिमम जो वैल्यू जहाँ मिलती है वो अपना आंसर हो जाता है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड हो जाती है। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से है देखो, एक तो ये है ना, ये वाला देखो, ये एक ये है ना, एक ये और एक ये ओरिजिन, ठीक है। थोड़ा सा छोटा छोटा पास में आएंगे दो पॉइंट, एक तो ये और ये दोनों एकदम पास पास में आएंगे, ठीक है। एक ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, जहाँ जहाँ पूरा इंटरसेक्शन हो रहा है तुम्हारे शेडेड रीजन का कॉर्नर पे वर्टेक्स है जो, और ये पांच, एक दो तीन चार पांच। अब ओरिजिन तो लिख बताना पड़ेगा कि आंसर में, लेकिन ओरिजिन तो होगा नहीं, मैक्सिमम इसका प्रॉब्लम है 0 0, लेकिन अपने को बताना पड़ता है ना। आप देखो ये पॉइंट तो ओरिजिन है 0 0 है, ये तो पता है तुमको, ये पॉइंट 10 0 है, ये तो पता है तुमको, और ये भी पॉइंट पता है तुमको, सॉरी ये पॉइंट तो लेना ही नहीं है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है कैसे निकलेगा, ये इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स है, और जो भी वो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स है, ये लाइन का और ये लाइन का, तो ये लाइन की इक्वेशन और ये लाइन की इक्वेशन लिखना पड़ेगा तुमको, और मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा इसका, ठीक है। ये पॉइंट मिल जाएगा, और ये पॉइंट के लिए व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन और रेड वाली लाइन की इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना थोड़ा सा इधर साइड में, वो निकल जाएगा। और ये तो पता ही है पॉइंट तुमको, ये भी पता ही है, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं अपन थोड़ा, ताकि अपने को पता रहे, नेमिंग कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी। समझो इसको ए पॉइंट ले लो, है ना, इसको बी पॉइंट ले लो, इसको सी पॉइंट ले लो, इसको डी ले लो, और ये तो ओरिजिन ओ है, ये तो ओरिजिन ओ है। तो ए बी सी डी ओ इज माय फिजिबल रीजन, इज माय फिजिबल रीजन, ठीक है। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ, ओ से भी स्टार्ट कर सकते तुम, ओ ए, फ्रॉम द ग्राफ ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी is feasible region, is feasible region,
इज फिजिबल रीजन, ठीक है। और ओ के कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 है, वेयर ऐसा लिख सकते हैं वेयर ओ इज 0 0, बी के पता नहीं है निकालना पड़ेगा, सी के पता नहीं है निकालना पड़ेगा, सॉरी बी ए के पता नहीं है, ए के पता है ना 0 10, ए के तो पता है, ए के पता है क्या है 0 10, ए का पता है ना तुमको 0 10, ए का पता है 0 10 है। 0 10, तो ए का पता है अपने को 0 10, ये है ना, ये ए 0 10, बी के नहीं पता तो बी के छोड़ दो, वेयर 0 ओ इज 0 0, ए इज 0 10, बी का नहीं पता अपने को, सी का नहीं पता, डी का पता है, डी कितना है 10 0, डी कितना है 10 0, अच्छे से देखो देखो 10 के पास 10 0। अब अपने को बी और सी नहीं पता, तो अब बी और सी नहीं पता तो फॉर बी हम सॉल्व करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर बी, वी हैव टू सॉल्व फॉर बी, सॉल्विंग कौन सी इक्वेशन, बी किस किस का पॉइंट है, बी किस किस का है इंटरसेक्शन में, ये व्हाइट वाली लाइन और रेड वाली लाइन, ठीक है। और व्हाइट वाली लाइन और रेड वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, देखो ये क्या बनाया था अपन 30 0, व्हाइट वाली